आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम बिजनेस स्टडी या व्यवसाय अध्ययन में विपणन का चैप्टर कर रहे हैं। विपणन जिसको हम इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं, उस मार्केटिंग में हमने उसकी जो आधारभूत अवधारणाएं हैं वो पढ़ ली। जो 4 पी हैं उसमें से उत्पाद जो पहला पी था वो पढ़ लिया। आज ये भाग 3 है इसका, और इसमें हम उसके 2 और पी, जिसको मूल्य या और स्थान को हम भौतिक वितरण भी कहते हैं, इन 2 पीस को पढ़ेंगे। तो ये सेकंड पी है और ये थर्ड पी है। इसके बाद एक रह जाएगा प्रवर्तन, वो हम अपनी आखिरी वीडियो में करेंगे, जिसको हम भाग 4 के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी हम इनको करते हैं और अपने इस मार्केटिंग के जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10 से 12 मार्क्स का है, इसको करते हैं और अपने नंबरों को कंफर्म करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम अपने 95% के टारगेट को आसानी से पा सकें। अभी क्योंकि हम बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं तो बिजनेस स्टडी को ही कह ले कि इसमें आ जाए। बाकी हम यही टारगेट अपना अकाउंट्स में लेकर भी चल रहे हैं। उसके लिए मेरी सारी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अपने अकाउंट्स के टॉपिक को भी 95% की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक को। तो पहले हम दूसरा पी पढ़ते हैं, जिसको हम प्राइस कहते हैं। प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्य आपको पता है, किसी भी वस्तु में मूल्य का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उपभोक्ता उत्पाद को प्राप्त करने अथवा उसका उपभोग करने के बदले विक्रेता को एक धनराशि देता है, उस धनराशि को ही उस उत्पाद का मूल्य कहते हैं। ये आपको पता ही है, कुछ नई चीज यहाँ पर नहीं लिखी। तो इस प्रकार से सेवाओं के बदले जो राशि चुकाई जाती है वो उस सेवा का मूल्य होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो मूल्य कैसे निर्धारित होता है? तो मूल्य वह राशि है जिसका उत्पाद तथा सेवा को क्रय करने के प्रतिफल के रूप में क्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रेता द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऊपर वाली लाइन को ही घुमा फिरा कर लिखा हुआ है, मतलब वही है कि जब खरीदने वाला एक राशि देकर अपनी जो उसकी किसी आवश्यकता को पूरी कर रही है उसको खरीदता है विक्रेता से, तो जितने में वो उसको खरीदता है वो उसका मूल्य कहलाता है। उत्पाद के मूल्य में अगर वृद्धि की गई है तो सामान्यतः उसकी मांग कम होती है, ये आपको पता ही है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब मूल्य बढ़ाओगे तो मांग कम होगी, और इसका उल्टा भी होता है, अगर मूल्य घटाओगे तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी। तो मूल्य का किसी वस्तु के, मतलब कि हम कहें कि किसी वस्तु की मांग पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ये आप बहुत आसानी से जानते हैं। तो किसी भी वस्तु की डिमांड को, मांग को निर्धारित करने वाला जो मुख्य कारक है वो उसका प्राइस ही है। ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। मूल्य निर्धारण के थ्रू हम प्रतियोगी के विरुद्ध एक इसको प्रभावी हथियार के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ऐसा प्राइस रखें जिस पर कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो मूल्य एक प्रतियोगियों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में भी हम यूज करते हैं, एक स्ट्रैटेजी के रूप में भी हम उसको यूज करते हैं। तो यह एक मात्र तत्व है जो फर्म के आगम का मतलब सेल कह लो, यहाँ पर रेवेन्यू कहते हैं वैसे तो इसको। ठीक है, मैं अभी सेल कह रहा हूँ, वैसे इसका एक्चुअल नेम जो है वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को और तथा लाभ, देखो दोनों को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर आपने मूल्य बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, तो सेल कम हो जाएगी। मूल्य घटा दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब कि सेल बढ़ जाएगी। और वो कहीं ना कहीं फिर किसको अफेक्ट करेंगे? हमारे लाभ को भी अफेक्ट करेंगे। तो मूल्य एक ऐसा तत्व है जो हमारे आगम को भी और लाभ को भी एक साथ प्रभावित करता है। तो ये तो था मूल्य क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब मूल्य को जब हम निर्धारित करें तो वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए मूल्य को निर्धारित करने के लिए। तो सबसे पहले है कि उस उत्पाद की लागत क्या है। देखो, अगर मैंने 10 रुपए में कोई चीज बनाई है, उसके प्राइस 10 रुपए हैं,
और मैं अभी जो है सर्वाइवल स्टेज में हूँ, मतलब कि मैं जीवित रहना चाहता हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं सर्वाइवल की स्टेज में हूँ अपने बिजनेस की, तो मैं चाहूंगा कि मुझे कम से कम 10 रुपए तो मिल जाए। तो मूल्य निर्धारित किस बेस पर किया जा रहा है? लागत के बेस पर, ठीक है। अगर मैं अच्छी कंपनी अब बन चुका हूँ, मेरे प्रोडक्ट की अच्छी मार्केट में वो हो गई जहाँ पर हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी कह देते हैं, तो फिर हम उसको 11 में, 12 में, 13 में, जिस पर बिक जाए उस पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो उत्पाद की लागत मेन आधार होता है जिसके बेस पर हम उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। दूसरा पॉइंट आया कि उपयोगिता, वो वस्तु कितनी उपयोगी है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं दूध का। तो दूध एक ऐसी उपयोगी वस्तु है कि अगर आप उसका प्राइस बढ़ा भी दोगे तो उसकी डिमांड आपकी कम नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं उसकी मूल्य बढ़ाता भी हूं तो उसकी जो मांग है वो कम नहीं होगी, क्योंकि वो इतना उपयोगी वस्तु है कि मांग उसकी वहीं स्थिर रहेगी जैसी पहले थी। तो मांग जो है कभी भी डाउन नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो डाउन नहीं जाता दूध का मूल्य बढ़, दूध में मांग जैसी मूल्य बढ़ने से पहले थी वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो चीज उपयोगी है, जो बहुत जरूरी है, उसके रेट अगर मैं बढ़ा भी दूंगा तो मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको मांग के तो सारे नियम पता ही हैं कि अगर आप मूल्य बढ़ाओगे तो मांग कम हो जाएगी और मूल्य घटाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। तो उपयोगिता कितनी है उसकी और उसके बाद उसकी मार्केट में मांग कितनी है। जिस भी वस्तु की मांग ज्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ता ही है। नेक्स्ट आया बाजार में प्रतियोगिता। तो ये आपने सारे बाजार पढ़ रखे हैं। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो आपको पता है कि रेट आपको अपने प्रतियोगी जो कंपनियां हैं उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य हमेशा डाउन ही रखा जाता है, सो दैट वो कॉम्पीट कर सकें अपनी प्रतियोगी फॉर्म के साथ। और अगर आप एकाधिकार में हो तो फिर आपको पता ही है कि आप प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हो। तो वहां मूल्य ज्यादा रखने पर भी मांग पर कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सरकार व कानूनी नियम। तो जैसे सरकार ने बना रखे हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रखा है, तो वहां आपको उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चीजों को बेचना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है तो उन रेटों को आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सरकारी नियमों का पालन हमें करना ही पड़ता है मूल्य निर्धारित करते समय। पांचवा आया कि मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है, किस आधार पर आप मूल्य निर्धारित कर रहे हो। अगर आपका ये है कि मुझे लाभ को अधिकतम करना है तो आप प्राइस को ज्यादा ही रखोगे। और अगर आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता। एग्जाम्पल मैं अगर अभी दूं बिल्कुल लेटेस्ट, तो जैसे कोरोना वायरस की पतंजलि ने जो भी दवाई बनाई है वो कितनी कारगर है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट उन्होंने जो उसके रेट रखे हैं वो ऐसे रखे हैं कि उसको जन साधारण भी खरीद सकता है, क्योंकि वो चीज आपको 550 में मिल रही है आज की डेट पर, ठीक है। उपयोगी कितनी है ये तो हमें नहीं पता। इसी के मुख्य अगेंस्ट में एक दूसरी कंपनी है जिसकी दवाई जो है आपके इसको जो इस समय चल रही है वो 3500 रुपए की है, 3500 या 3400 रुपए समथिंग की है, जिसके अंदर इतनी टैबलेट आ रही हैं कि आप एक इलाज में उसको यूज कर सकते हो। तो वहां आपको 3500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ठीक होने के लिए। गारंटी वहां पर भी अभी पता नहीं, तो मैं उस पर तो ना जाऊं, अभी तो मैं सिर्फ प्राइस पर जाऊं। तो इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है कहीं ना कहीं, पर इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जैसा आपका उद्देश्य है उस हिसाब से भी आप मूल्य को निर्धारित करोगे। फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, विपणन विधियां कैसी है। अगर आप टीवी पर ऐड देने लगोगे तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ज़्यादा खर्च करने से आपकी लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगी तो आपको पता है कि 10 में बनाया तो 10 में तो बेचोगे बेचोगे, तो वहाँ मूल्य अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है। तो विपणन की कौन सी विधि आपने यूज़ की है वो भी मूल्य को निर्धारित करने में यूज़ की जाती है। तो ये थे वो जो मूल्य को प्रभावित करते हैं। अब हम अपने दूसरे पर पहुंचते हैं जिसको हम भौतिक वितरण या स्थान कहेंगे, जो तीसरा इसका तीसरा पी है। तो भौतिक वितरण में वस्तुओं को निर्माता से ग्राहकों तक भौतिक रूप में कैसे ले जाएं, वो सारी क्रियाएं इसके अंदर शामिल होती है, जहां पर
वस्तु जो है निर्माता से ग्राहक तक पहुंचेगी। तो वो सारी क्रियाएं भौतिक वितरण में शामिल है। तो इसका संबंध वस्तु और सेवाओं को उचित स्थान पर उपलब्ध कराने से है, जिससे लोग इसका खरीद सकें और वो भी सही समय पर, या कहूं तो मैं उचित समय पर। तो सही स्थान पर या उचित स्थान पर उचित समय पर क्या कहते हैं उपलब्ध कराने से इसका अर्थ होता है भौतिक वितरण का। ठीक है, तो दो निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं जब ये हमारे लिए इतना जरूरी है। पहला निर्णय ये होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक या उपयोगकर्ता तक वस्तु कैसे पहुंचाई जाएगी, भौतिक ट्रांसफर कैसे होगा। तो पहला डिसीजन ये होता है, और दूसरा होता है कि जो ये वितरण प्रक्रिया है उसमें मध्यस्थ कितने लिए जाएंगे, मीडिएटर कितने लिए जाएंगे, मिडिल मैन कितने लिए जाएंगे, जिसको हम माध्य के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देखेंगे क्या होते हैं ये माध्य या मध्यस्थ। तो ये दो डिसीजन लेने होते हैं। तो पहले हम उन्हीं माध्य को या मध्यस्थ को पढ़ते हैं कि ये मध्यस्थ कौन लोग हैं। तो वितरण मध्यस्थ वो फर्म या व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों का वर्ग हो सकता है, जो उस वस्तु या सेवाओं का जो स्वामित्व है उसको पहले खुद लेते हैं और उसके बाद उसका हस्तांतरण करने में सहायता करते हैं, सो दैट वो वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंच पाए सही समय पर और सही स्थान पर। ठीक है, तो समय और स्थान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो माध्य हैं जो उसका हस्तांतरण या उसका स्वामित्व ट्रांसफर करने में हमारी मदद करते हैं उपभोक्ता तक। तो ये कुछ लोग हो सकते हैं। उत्पादक ने वस्तु को बनाया, फिर वो थोक विक्रेता के पास जा सकती है, फुटकर विक्रेता के पास भी जाएगी अगर थोक के पास गई है, और उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो ये जो लोग हैं ये मध्यस्थ हैं। एक मध्यस्थ और इनके बीच में हो सकता है जिसको हम एजेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो वो भी एक हो सकता है, पढ़ोगे अभी आप आगे। तो ये जो लोग हैं, एजेंट कह लो, थोक विक्रेता कह लो, फुटकर विक्रेता कह लो, ये सब ये मध्यस्थ हैं जो वस्तु को सही समय और सही स्थान पर पहुंचाने में मदद करते हैं, सो दैट उत्पादक का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो उपभोक्ता तक उपभोग के लिए पहुंच पाए। अब वही वितरण माध्यम के प्रकार हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई उत्पाद उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रत्यक्ष माध्यम, जिसको हम शून्य स्तरीय भी कहते हैं। उसमें निर्माता से सीधा ग्राहक के पास वस्तु पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं है, माध्य कोई भी नहीं है, इसीलिए इसे जीरो लेवल कहा गया है। पर ये बहुत कम यूज होता है, इतना ज़्यादा प्रचलन में ये नहीं है। ये ज़्यादातर वहीं मिल सकता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो बिट्टू टिक्की वाले को ले लो आप। तो बिट्टू टिक्की वाला एक निश्चित स्थान पर बेचता है, अब तो खैर उसने दुकानें कई खोल दी हैं। पर अगर मैं पहले की बात करूं, या लोकल आपके आसपास कोई क्या कहते हैं जलेबी बेच रहा है, कोई और बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है, तो वो लोग हैं जिनको सीधा ग्राहकों से ही संपर्क होता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, सीधी वस्तुएं बिक जाती हैं। ठीक है, जितनी भी बाकी ऐसी दुकानें हैं जो सीधा ग्राहक को बेच रही हैं, तो वो शून्य स्तर कहलाता है। अब जैसे क्या कहते हैं, आप उनको ले लो, जितनी भी जैसे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर ले लो, और बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी जो डायरेक्ट ग्राहक से डील करती हैं, इनके बीच में मीडिएटर नहीं होता, तो वो खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष माध्यम या शून्य स्तरीय माध्यम। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष माध्यम, इसके अंदर आपको तीन मिलेंगे। एक में सबसे पहले आया एक स्तरीय। एक स्तरीय का मतलब है उसमें बीच में सिर्फ एक फुटकर विक्रेता होता है और फिर ग्राहक होता है। तो ऐसी चीजें नॉर्मली जैसे आप देखोगे, तो ये फुटकर विक्रेता को यहाँ पर हम ज्यादातर एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो आप देखते हो कि जो बाइक वगैरह बेचते हैं, ठीक है, कार वगैरह बेचते हैं, ये सिर्फ एजेंसी लेते हैं। तो निर्माता इनको वो एजेंसी देता है और फिर उस एजेंसी से वो ग्राहकों को वस्तुएं बेच देते हैं। तो ये ज्यादातर वस्तुएं वो होती हैं जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, एक तो
एक इनके ग्राहक उतने ज्यादा नहीं होते, नॉर्मली रोज नहीं मिलते, ठीक है, ना ही लोग रोज कार या बाइक खरीदेंगे, तो इनकी बिक्री उतनी नहीं होती जितनी आप देखोगे कई सारी वस्तुएं हैं, जैसे दूध वगैरह ले लो, स्टेशनरी वगैरह ले लो, इनकी बिक्री बहुत है, डेली है, और मात्रा बहुत ज्यादा है, और रीजन बहुत बड़ा है, तो इसलिए बहुत सारी दुकानें आपको दूध की मिल जाएंगी। तो ऐसी वस्तु ये नहीं होती, तो ये ऐसे में ये सिर्फ क्या यूज करते हैं, एक स्तरीय माध्यम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा द्विस्तरीय, जहां पर थोक विक्रेता भी आ जाएंगे, फुटकर विक्रेता भी आ जाएंगे, और ग्राहक भी आ जाएंगे। तो ये दो स्तर है हमारा, ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है। तो दो माध्य हैं इसमें, यहाँ एक ही माध्य था, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपके आसपास दिख ही जाती हैं, फुटकर थोक व्यापारी वाले। अब चाहे वो कपड़े बेच रहे हों, चाहे वो दूध वगैरह बेच रहे हों, जितनी भी ऐसी दुकानें हैं, चाहे वो दवाई बेच रहे हों, ये सब लोग वही हैं। दवाई में तो फिर भी क्या कहते हैं, एक ही लेवल होता है ज्यादातर, क्योंकि पर बीच में क्योंकि एजेंट वहां पर आ जाते हैं तो उस वजह से बढ़ सकता है, तो दवाई भी दो वाले में आ सकती है। ज्यादातर वस्तुएं हमारे द्विस्तरीय से ही बिकती हैं, और ये इसमें टिकाऊ भी हो सकती हैं और गैर टिकाऊ भी वस्तुएं भी आती हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज कर कर अपनी इन वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अब आता है त्रिस्तरीय, जो और भी बहुत छोटे लेवल पर जाना है, तो वहां पर हम एजेंट को भी यूज कर लेते हैं, थोक विक्रेता भी आ जाता है, फुटकर विक्रेता भी आ जाता है, और ग्राहक भी आ जाता है। दवाई में भी आता है, थोक विक्रेता भी होता है और फुटकर विक्रेता भी होते हैं। तो इसमें एक और जुड़ जाता है, तो जब और भी छोटे लेवल पर जाना हो, तो जब एरिया जितना बढ़ता जाएगा और आप वो वस्तु जितनी ज्यादा मांग में होगी, हमें उतने ही ज्यादा लोग चाहिएंगे बीच में, सो दैट वो हर रीजन में, हर क्षेत्र में पहुंच सके। तो यहाँ पर तीन स्तर हो गए उसके, तो उसको तीन स्तरीय मध्यम माध्यम कहा जाता है। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्तर द्विस्तरीय है, तीन भी यूज हो सकता है, ये कम यूज होने वाले हैं, ये बहुत ही कम यूज होने वाला है। तो ये हमारे प्रोडक्ट को वितरण के माध्यम के रूप में निर्माता से ग्राहक तक वस्तुओं को पहुंचाने में हर कंपनी की मदद करते हैं। अब ये कैसे, माध्ययों के कार्य क्या है, क्या काम करते हैं, तो देखो आपने, एक तो ये छाटने का काम करते हैं, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, उसकी क्वांटिटी के बेस पर उसकी पैकिंग करते हैं, 10, 50, 100, ठीक है, 250, 500 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनको अलग अलग करना, क्योंकि जो इनके ग्राहक आएंगे या इनसे नीचे वाला जो लेवल आएगा, वो इनको इनकी डिमांड देगा, तो उनको उस हिसाब से वो देनी होती है। तो छाटने का काम ये करते हैं, छाट कर उसको इकट्ठा करने का काम भी ये करते हैं, एक जगह लाकर उसको, उन प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग बांट करना, इकट्ठा करने का काम ये करते हैं। बंटवारे का मतलब है कि यहाँ पर ये है कि उन्होंने तो भेज दिया, पर कस्टमर उसको दूसरे तरीके से मांगता है, वो कहता है कि एक 10 ग्राम की दो और एक 200 ग्राम की दो। मेरे पास ऐसे ग्राहक आते हैं जो 10 ग्राम और 200 ग्राम वाले लेते हैं, तो फिर वो उनको बंटवारा करते हैं उपभोक्ता के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आगे बांटते भी हैं उसको उसके हिसाब से। वर्गीकृत करना भी यही है कि आप जैसा आपका ग्राहक चाह रहा है उस हिसाब से चीजों को दोबारा से पैकिंग करो उनकी, उस वो पैकिंग इस तरीके से हो जिससे वो उन तक उस तरीके से पहुंचे जैसे ग्राहक की इच्छा है। तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने विभिन्न प्रकार के माल, उसके बाद उनका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के बाद वर्गीकरण करने का काम भी वो करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रवर्तन, प्रमोशन करना। तो आपको पता ही है कि हर कंपनी टीवी पर ऐड नहीं देने के काबिल है, तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं, तो कौन करता है उस काम को, ये जो मध्यस्थ लोग होते हैं यही उनकी प्रमोशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया सौदा करना, मतलब कि जैसी भी दोनों को जरूरत है, निर्माता को और ग्राहक को, उनके हिसाब से उनसे सौदे किए जाते हैं मध्यस्थों के द्वारा। निर्माताओं से माल खरीदा जाता है, माल उधार भी खरीदा जाएगा, कैश में भी खरीदा जाएगा, ऐसे ही ग्राहकों को माल उधार में भी बेचा जाएगा, नगद भी बेचा जाएगा।
तो जैसे ग्राहक होते हैं उसके हिसाब से हम उनसे सौदे करते हैं। ये मध्यस्थ रिस्क भी उठाते हैं। जब ये माल को खरीद लेंगे तो निर्माता के पास से रिस्क जो है किस पर पहुंच गया, इन मध्यस्थ पर पहुंच गया। अगर वो माल ग्राहकों ने आगे नहीं खरीदा तो उसका जो लॉस है वो किसको बियर करना पड़ेगा, उस मध्यस्थ को। तो ये सभी काम मध्यस्थ करते हैं, माध्य करते हैं। तो अब इनका चुनाव कैसा किया जाए कि जो वो वितरण माध्यम है हमने जो पढ़ा था कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में 3, उसको चयन कैसे करें, कौन-कौन से तत्वों को देखें, सोचें उस समय। तो सबसे पहले उत्पाद संबंधी तत्व, तो मैं आपको मैं एग्जांपल दे ही रहा था। अगर आपका उत्पाद ये कार वगैरह है, मर्सिडीज बेंज वगैरह है, तो आपको 0 लेवल या 1 लेवल के यूज़ करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, पर अगर आपकी कोई गैर टिकाऊ वस्तु है जो जल्दी से खराब हो जाएगी, तो ऐसी कोई भी वस्तु के लिए आपको जो है या तो द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय ही यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर हमें उन्हीं माध्यम को चुनना पड़ता है। फिर कंपनी की विशेषता कैसे हैं, अगर कंपनी अच्छी है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी है, तो वो अपना खुद का स्टोर बनाकर वहाँ से चीज़ों को बेच सकती है, तो वो 0 लेवल भी यूज़ कर सकती है। नॉर्मली आप देखो तो रिलायंस इसी को यूज़ कर रही है। वो अपने आप के खुद के स्टोर बनाती है और वहाँ के थ्रू चीज़ों को बेचती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एजेंसी दे रही हो तो वो 1 लेवल यूज़ कर रही हैं, तो वो या तो 0 से या 1 लेवल से उन चीज़ों को बेच रहे हैं। फिर आया प्रतियोगी तत्व, कंपटीशन कितना है। अगर प्रतियोगिता मार्केट में मौजूद है तो फिर आपको 2 या 3 लेवल यूज़ करने पड़ेंगे, और अगर मोनोपोली है, प्रतियोगिता नहीं है, तो आप 0 या 1 लेवल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 स्तरीय या 0 स्तरीय भी आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट कैसी है, मार्केट जितनी बड़ी होती चली जाएगी आपकी, जितनी फैलती चली जाएगी, जितना फैलाव मार्केट में होगा, आपको उतने ही ज़्यादा स्तर यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको उतने ही ज़्यादा स्तर यूज़ करने पड़ेंगे, और अगर मार्केट में बाजार छोटा है तो आप कम भी यूज़ कर कर काम चला लो। फिर आया पर्यावरण संबंधी तत्व। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधित तत्व का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखकर भी हम वितरण माध्यम का यूज़ करते हैं। तो हमें उन्हीं को यूज़ करना होता है जो हमारे जैसी हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो उसके हिसाब से भी हम वस्तुओं को बेचते हैं। आर्थिक स्थिति और कानूनी दबाव, ये भी एक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि वित्तीय स्थिति क्या है, कानूनी दबाव क्या है, कानूनी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, मुझे उनको पूरा करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है, तो वो थे हमारे वो सारे कारक जिनको हमें ध्यान में रखना होता है जब हम माध्य के स्तर को चूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला काम था। दूसरा जो काम था भौतिक वितरण में स्थान में, वो था भौतिक वितरण। वस्तुओं को भौतिक रूप से आप कैसे ट्रांसफर करोगे, तो वो सारी क्रियाएं भौतिक वितरण में आती हैं। तो भौतिक वितरण में वो सारी क्रियाएं आएंगी जिसमें वस्तु जो है निर्माता से ग्राहक तक पहुंचती है। तो वितरण के जो प्रमुख घटक हैं वो ये हैं कि आदेश प्रक्रिया, कि आपको आदेश कितने का मिला है, आदेश के अनुसार ही आप उत्पादन करेंगे और उस उत्पादन को आगे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। तो ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आदेश प्रक्रिया। अगर आदेश बड़ा है तो आपको जो भौतिक वितरण में यूज़ किया जाएगा वो उतने ही ज़्यादा संसाधन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे परिवहन का कौन सा माध्यम आप यूज़ करोगे, तो आपके पास एक जल मार्ग है, ठीक है, एक वायु मार्ग है, एक सड़क मार्ग है, एक रेल मार्ग है। तो इस परिवहन को आप आदेश के हिसाब से, आदेश जैसा होगा उस हिसाब से, जैसा समय भी होगा, समय भी देखा जाता है कि कितने समय में हमें वो ऑर्डर पूरा करना है,
तो उस हिसाब से हम इनमें से एक संसाधन को, परिवहन के एक माध्यम को चूज कर लेते हैं। फिर आता है कि भंडारण। आप अगर आपको ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, तो आप उस आदेश को एकदम से पूरा नहीं कर सकते। आपको उसको अपने यहाँ पर स्टॉक में रखना ही पड़ेगा। आपको उसका स्कंद बनाना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो स्कंद जो होता है, स्टॉक होता है, वो कहाँ रखोगे? भंडारण में। तो भंडारण कैसा होगा? अपना होगा, प्राइवेट होगा, रेंट होगा, तो कितना देना पड़ेगा? इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर है कि संचित माल नियंत्रण, वही कितना ये जो स्टॉक है इसको नियंत्रित कैसे करोगे, कैसे जानोगे कितना समय चाहिए हमें? तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम सही समय पर ग्राहकों को उसको सुपुर्दगी कर पाएँ, ये हमें देखना होता है कि हम डिलीवरी समय पर दे पाएँ, जिससे हमारी मार्केट में जो माँग है वो बनी रहे। माँग को बनाए रखने के लिए सही समय पर डिलीवरी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपना जो संचित भाग है या भंडारण में स्टॉक जो है वो उतना रखना पड़ता है कि हम उसको समय पर पूरा कर पाएँ। तो लोग अलग-अलग प्रकार की टेक्नीक यूज़ करते हैं इसमें कि भई जैसे किसी ने कहा कि भई 1000 से नीचे अगर मेरा स्टॉक जाता है, तो मैं नया प्रोडक्शन शुरू कर दूँगा। तो ये उसकी अपनी थिंकिंग है, तो उसने उस तरीके से उसको कर रखा है कि भई 1000 यूनिट को मैं आसानी से एक समय में पूरा कर दे सकता हूँ। तो ये कहलाता है संचित माल नियंत्रण। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने मूल्य और स्थान 2 पीस पढ़े उनको पूरा कर लिया। अब सिर्फ हमारा एक पी बचता है जिसको हम प्रवर्तन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चौथा पी है ये, फोर्थ पी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अगली वीडियो में मैं आपके सामने रख दूंगा। तो जब तक आप, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।